हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ऑप्शंस की पाठशाला स्टार्ट करने वाले हैं और आज हमारा एपिसोड नंबर 1 है, जिसमें हम ऑप्शंस के बारे में बेसिकली सब कुछ सीखने वाले हैं। तो आज के हमारे टॉपिक्स हैं अंडरस्टैंडिंग ऑप्शंस, व्हाई ऑप्शंस वर डिजाइन एंड टाइप्स ऑफ ऑप्शंस। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। नाउ सपोज सिंघानिया जी के पास में एक लैंड है और मुझे वो लैंड परचेस करना है, क्योंकि मुझे कहीं से न्यूज़ मिली है कि उस लैंड में 2 महीने के अंदर वहाँ से एक हाईवे जाने वाला है। तो उस लैंड की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। अभी वो जो प्लॉट है वो 5 लाख रुपीस का है और मुझे एक्सपेक्टेड है कि जैसे ही वहाँ से हाईवे की न्यूज़ आ जाएगी वो प्लॉट 10 लाख का हो जाएगा। पर अभी मैं इतने पैसे एक साथ इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं अभी श्योर नहीं हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि सिंघानिया जी के पास जाके एक एग्रीमेंट बनाता हूँ। उस एग्रीमेंट के कंडीशंस कुछ ऐसे होते हैं कि मैं सिंघानिया जी को 50,000 रुपीज पे करूंगा और उस 50,000 में मैं वो जो लैंड है उसको 5 लाख रुपीज में लेने का एक कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, जिसे मैं 2 महीने के अंदर कभी भी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। सो अब आप इसमें समझ सकते हैं इसमें क्या हो रहा है। मैंने सिंघानिया जी को 50,000 रुपीज दे दिए। अब मेरे पास में एक ऑप्शन है कि 2 महीने के अंदर मैं उस लैंड को 5 लाख रुपीस में परचेस कर सकता हूँ। अब सपोज कीजिए कि 20 दिन बाद वहां पे एक्चुअली ऐसी न्यूज आ जाती है कि वहां से हाईवे जाने वाला है और उस लैंड की प्राइस ऊपर चले जाती है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगा और उस लैंड को परचेस कर लूंगा। और जो मेरा एक्सपेक्टेड रेट है सपोज 10 लाख, 5 लाख में परचेस करके 10 लाख में सेल कर दूंगा और मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। इसमें दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि मैंने जो एक्सपेक्ट किया था वो नहीं होने वाला है और ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आती है कि वहाँ उस प्लॉट के पास से या वहाँ से एक हाईवे जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, उस लैंड की प्राइस नहीं बढ़ेगी या अभी जो थोड़ी बहुत बढ़ी थी वो भी घट जाएगी, क्योंकि अब वहाँ से हाईवे जाने ही नहीं वाला है। तो ऐसे केस में मैं उस लैंड को परचेस ही नहीं करूंगा। मैं क्यों परचेस करूँ जब उसका प्राइस कम हो चुका है। उसका प्राइस सपोज 4 लाख हो गया तो मैं 5 लाख में क्यों परचेस करूँ, या उसका 5 लाख भी प्राइस है तो मैं क्यों परचेस करूँ। यहाँ पे सिंघानिया जी जो मैंने जो उनको 50,000 रुपीज दिए है वो सिंघानिया जी अपना रख लेंगे। अब इस केस में यहाँ पे 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, इस एग्रीमेंट के लिए मैंने उन्हें 50,000 रुपीज पे किए हैं, इसे हम प्रीमियम कहते हैं। सेकेंड, वो जो लैंड की प्राइस है 5 लाख रुपीज, तो वो जो 5 लाख रुपीज है दैट इज द स्ट्राइक प्राइस। और वो जो कॉन्ट्रैक्ट 2 महीने का है, तो 2 महीने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट का जो 2 महीने के बाद की जो भी डेट होगी ये उस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी डेट है। तो यहाँ पे 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट में, एक प्रीमियम, दूसरा स्ट्राइक प्राइस एंड तीसरा दी एक्सपायरी डेट। इसमें मैं ऑप्शन बायर हूं और जो सिंघानिया जी है वो ऑप्शन सेलर या ऑप्शन राइटर है। अब इसमें 3 ही केस हो सकते हैं, या तो उस लैंड की प्राइस 5 लाख से ज्यादा हो जाएगी, या 5 लाख से कम हो जाएगी, या 5 लाख रुपए रहेगी। अगर उसकी प्राइस 5 लाख से ऊपर हो जाती है तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। कितना, जितनी भी वो प्राइस ऊपर जाएगी उतना प्रॉफिट हो सकता है। अगर 5 लाख से ऊपर नहीं होती, 5 लाख ही रहती या उससे नीचे हो जाती है, तो मैं अपना ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करूंगा और मैंने जो 50,000 रुपए उनको दिए वो मेरा लॉस हो जाएगा। तो इस केस में आप समझ सकते हैं जो ऑप्शन बायर है उसका लॉस लिमिटेड है, जितना उसने प्रीमियम पे किया है। मेरा लॉस 50,000 से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन मेरा प्रॉफिट इसमें अनलिमिटेड हो सकता है। अब हम ऑप्शन राइटर या जो ऑप्शन सेलर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हैं। ऑप्शन जो सेलर है उसका प्रॉफिट यहाँ पे मैक्सिमम 50,000 रुपीज है जो उसको प्रीमियम मिला है। अगर मैं ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करता हूँ तो वो पूरा उसका प्रॉफिट हो जाएगा और उसका लॉस इन केसेस में अनलिमिटेड हो सकता है, क्योंकि लैंड की प्राइस कितनी भी बढ़ सकती है। तो ये था एक जेनरिक एग्जांपल बेसिक ऑप्शन कंसेप्ट समझने के लिए। तो हम ऑप्शन की बेसिक डेफिनेशन देखते हैं। एन ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट which gives the buyer or the owner or the holder of the option the right but not the obligation। मुझे right मिलता है, obligation नहीं है। वो लैंड परचेस करूँ ना करूँ मेरी मर्जी, obligation नहीं है। to buy or sell an underlying asset,
तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं जो ऑप्शन है वो अंडरलाइंग एसेट पे डिपेंड करता है। इस केस में अंडरलाइंग एसेट थी वो लैंड। अगर हम शेयर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अंडरलाइंग एसेट होती है शेयर्स। अगर हम एक्सिस बैंक का ऑप्शन लेते हैं तो उसकी अंडरलाइंग एसेट है एक्सिस बैंक के शेयर्स। तो जैसा एक्सिस बैंक के शेयर्स परफॉर्म करेंगे उस हिसाब से ही ऑप्शंस भी उसके परफॉर्म करेंगे। एट अ स्पेसिफाइड स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस मतलब उस केस में, हमारे एग्जांपल वाले केस में 5 लाख रुपीस, प्रायर टू और ऑन अ स्पेसिफाइड डेट। 2 महीने की एक्सपायरी है तो एक्सपायरी के डेट या उससे पहले, डिपेंडिंग ऑन द फॉर्म ऑफ द ऑप्शन। अब फॉर्म ऑफ द ऑप्शन मतलब अभी 2 प्रकार के ऑप्शन होते हैं। एक होता है अमेरिकन ऑप्शन एंड दूसरा होता है यूरोपियन ऑप्शन। अमेरिकन ऑप्शन में क्या होगा कि जैसे मैंने 2 महीने का एग्रीमेंट किया है तो मैं 2 महीने में कभी भी उसको एक्सरसाइज कर सकता हूँ, दैट इज अमेरिकन ऑप्शन। और यूरोपियन ऑप्शन में क्या होता है कि मैं कभी भी एक्सरसाइज नहीं कर सकता, मैं सिर्फ एक्सपायरी वाले दिन ही एक्सरसाइज कर सकता हूँ, उसे कहते हैं यूरोपियन ऑप्शन। इंडियन स्टॉक मार्केट में सिर्फ यूरोपियन ऑप्शंस चलते हैं, अमेरिकन ऑप्शंस नहीं चलते। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई ऑप्शंस? हम नॉर्मली भी शेयर परचेस करके और सेल करके प्रॉफिट कमा सकते हैं, बट ऑप्शन को बेसिकली एक हेज इंस्ट्रूमेंट के लिए लाया गया था, हेजिंग के लिए लाया गया था। एग्जाम्पल लीजिए, जैसे आपको लगता है कि आगे 10 सालों में आपका व्यू बहुत स्ट्रांग है रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ और आप समझते हैं कि रिलायंस बहुत अच्छा करने वाली है और आप आज रिलायंस के शेयर्स परचेस कर देते हैं 10 साल के लिए आगे इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। अब ऐसा तो है नहीं कि रिलायंस में 10 साल में कभी भी कोई करेक्शन नहीं आएगा, हो सकता है कभी कोई खराब न्यूज़ आ जाए, कभी थोड़ा बहुत लॉस हो जाए और रिलायंस के शेयर में 10-12% का करेक्शन आ जाए। ऐसे समय में आप क्या कर सकते हैं, आप ऑप्शन परचेस करके अपने उस जो पोर्टफोलियो में आपके लॉस दिखेगा उसे हेज कर सकते हैं, उस लॉस को रिड्यूस कर सकते हैं। आपके पोर्टफोलियो में तो शेयर्स के कारण लॉस दिख रहा है लेकिन आप ऑप्शन के कारण उस लॉस को हेज करके कवर अप कर सकते हैं। इसीलिए ऑप्शंस को बेसिकली लाया गया था। बट आज की डेट में जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो सिर्फ ऑप्शंस में भी ट्रेडिंग करते हैं, मतलब ऑप्शन खरीदते हैं और ऑप्शन बेचते हैं। जैसे आप अभी तक के डिस्कशन में समझ गए होंगे, ऑप्शन कोई शेयर नहीं है, ऑप्शन एक राइट है। कॉल ऑप्शन मतलब शेयर को परचेस करने का राइट और पुट ऑप्शन मतलब किसी शेयर को बेचने का, सेल करने का राइट। तो इस राइट्स में भी अब ट्रेडिंग होती है, ताकि जैसे आपने 10 रुपए प्रीमियम देके एक ऑप्शन खरीदा और उसे 15 रुपए में किसी और को बेच दिया तो 5 रुपए का जो प्रीमियम है वो आपका प्रॉफिट हो गया। अब आपने जिसे ऑप्शन बेचा है वो अब ऑप्शन होल्डर है, अब उसके पास राइट है कि वो एक्सपायरी तक उस ऑप्शन को होल्ड कर सकता है या उसे किसी और को आगे बेच देना है तो उस ऑप्शन को वो आगे बेच भी सकता है। तो इस तरीके से ऑप्शंस में ट्रेडिंग भी की जाती है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑप्शंस आर देयर? So there are basically only 2 types of options, call option and put option. Call option मतलब शेयर परचेस करने का राइट। तो जब आपको लगता है कि मार्केट बढ़ने वाला है या वो स्टॉक बढ़ने वाला है, आप बुलिश व्यू है आपका, तो आप कॉल ऑप्शन परचेस करते हैं। और सेम वे अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है, मार्केट गिरने वाला है या वो शेयर जो है वो नीचे जाने वाला है, ऐसे समय में आप पुट ऑप्शन परचेस कर सकते हैं। सो अब हम लोग एक बार पूरा हमारा जो आज का सीखा है हमने उसे हम रिवाइज कर लेते हैं। की टेक अवेज फ्रॉम टुडेज एपिसोड नंबर 1, एन ऑप्शन इज अ टूल फॉर प्रोटेक्टिंग योर पोजीशन एंड रिड्यूसिंग रिस्क। ये एक टूल है जिसे आप हेजिंग के तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं एंड साथ में ऑफ कोर्स उसमें ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, a buyer of the call option has the right and the seller has an obligation to make a delivery। अगर बायर के पास जो राइट है वो एक्सरसाइज करता है तो सेलर को ऑब्लिगेशन है, उसको वो फुलफिल करना ही पड़ेगा। तीसरा, द ऑप्शन इज ओनली गिवन टू वन पार्टी इन द ट्रांजैक्शन। जो ऑप्शन बायर है उसी के पास एक ऑप्शन होता है कि वो अपनी राइट एक्सरसाइज कर भी सकता है या उसे छोड़ भी सकता है। सेलर के पास ऑप्शन नहीं होता, सेलर अंडर ऑब्लिगेशन होता है। देन ऑप्शन सेलर को ऑप्शन राइटर भी कहा जाता है। At the time of agreement, the option buyer pays a certain amount to the option seller और उसे हम option premium कहते हैं, उसे premium कहा जाता है। The agreement happens at a pre-specified price और वो जो प्राइस है उसे हम strike price कहते हैं।
Next, the option buyer benefits only if the price of the asset increases higher than the strike price. Of course, आपने जिस strike price पे हमारे लैंड वाले एग्जांपल में 5 लाख से ज्यादा अगर वो लैंड की वैल्यू होगी तो ही ऑप्शन बायर को फायदा होगा, अदरवाइज नहीं होगा. If the asset price stays at or below the strike, मतलब वो 5 लाख रहती है या उससे कम रहती है तो बायर को कोई फायदा नहीं होता. उस समय आपको जो ऑप्शन राइटर है उसको फायदा हो जाता है, उसको पूरा प्रीमियम एज अ प्रॉफिट मिल जाता है. तो स्टैटिस्टिकली द ऑप्शन सेलर हैज हायर ऑड्स ऑफ विनिंग इन अ टिपिकल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट. तो स्टैटिस्टिकली देख सकते हैं उसमें 3 ही चीज होगी, या तो रेट बढ़ेगा, कम होगा या उतना ही होगा. तो ऑप्शन बायर को फायदा जब भी होता है अगर रेट बढ़ा, तो रेट उतना ही रहा या कम हो गया तो ऑप्शन सेलर को फायदा होता है. तो 3 कंडीशन में से ऑप्शन बायर को सिर्फ एक ही कंडीशन में फायदा हो रहा है, ऑप्शन सेलर को 2 कंडीशंस में फायदा हो रहा है. इसीलिए हमेशा चांसेस होते हैं कि ऑप्शन सेलर को ही फायदा हो, बट ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसे ही होगा, ऑप्शन बायर को भी फायदा होता है. ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक सिंपल इंश्योरेंस जैसा भी आप समझ सकते हैं. जैसे हम गाड़ी का इंश्योरेंस लेते हैं, इंश्योरेंस कंपनी को एक प्रीमियम पे कर देते हैं, फिर हमारा लॉस तो बस उतना ही है जितना हमने प्रीमियम दिया है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को जितना भी डैमेज होता है वो पूरा भर के देना पड़ता है. सो इंश्योरेंस कंपनी का लॉस इसमें ज्यादा है. उसका प्रॉफिट क्या है? तो उसका प्रॉफिट केवल जो हमने प्रीमियम दिया है वही है. लेकिन क्या हम लोग इंश्योरेंस कंपनी से ज्यादा कमाते हैं? नहीं, इंश्योरेंस कंपनी ही हमेशा प्रॉफिट में होती है. सेम थिंग गोज विद द ऑप्शंस. इसीलिए ऑप्शंस बाय सेल करते समय आपका व्यू बहुत ही क्लियर होना चाहिए. The directional view has to pan out before the expiry, else the option will expire worthless. आपने सोचा था कि ये इतने रुपए होने वाला है, वो भी एक्सपायरी के पहले होना चाहिए. एक्सपायरी के बाद होगा तो उसका आपको कोई फायदा नहीं होगा. वो एक्सपायरी के पहले ही आपने जो सोचा है वो होना चाहिए. So there are 2 types of options. All option and put option. When you are bullish, you buy call option, and when you are bearish, you buy put option. So that's it from एपिसोड नंबर 1 ऑफ दिस ऑप्शन सीरीज. आगे के एपिसोड्स में हम बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं. तो अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक बटन प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि हम ऑप्शंस के बारे में और भी डिटेल में अच्छे से और भी आगे सीख पाए. हम इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी अगले वीडियोस में देखेंगे. सो स्टे ट्यून्ड.